हेलो एवरीवन। आज के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज 31 अक्टूबर के अंक में जो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण सुर्खियों को देख लेते हैं। 5 आर्टिकल हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है बुसान में अमेरिका चीन बैठक। स्कूली शिक्षा में AI-C2 पाठ्यक्रम की बात जो की मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, उसके संदर्भ में बात किया जा रहा है। इस आर्टिकल में बताया जाएंगे भारतीय बड़े शहरों में भूदशाओं की समस्या। मद्रास हाईकोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है, बताया गया जजमेंट आया है, उसके आधार पर यह न्यूज आर्टिकल है। और महासागर आधारित CCUS एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो कार्बन उत्सर्जन से लड़ने के लिए हमें एक समाधान के तौर पे मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां भी हैं। पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात हो रही है, जो चाबहार पोर्ट, द्वितीय प्रतिबंध, आदर्श युवा ग्राम सभा, और इसी तरह से अंत में हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व देखेंगे, पासुमपोन मुथुराम लिंगा थेवर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। हाँ, जो हमारा पहला आर्टिकल है उसका शीर्षक है महासागर आधारित CCUS। इस टर्मिनोलॉजी का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे, क्या है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये है महासागर आधारित CCUS। मतलब ये टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग आज के समय में काफी आवश्यक माना जा रहा है, अनिवार्य माना जा रहा है। किस संदर्भ में? कार्बन उत्सर्जन के एक समाधान के रूप में। कार्बन उत्सर्जन मतलब विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेज है, मुख्य तौर पर उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। तो हम लोग मान रहे हैं जिस तरह से हमारे समाज में पूरे विश्व भर में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से निकलने वाला कार्बन वायुमंडल में जाकर उसका तापमान बढ़ा रहा है, उसके साथ साथ अन्य स्रोत भी हैं, जैसे कि वेहिकुलर पॉल्यूशन, वाहनों से निकलने वाला धुआं, और जैसे थर्मल पावर प्लांट आदि, इससे मतलब डिफरेंट सोर्सेज से। तो एक तो तरीका ये है कि क्या सोर्सेज है, मतलब एक पार्ट इसका ये है। दूसरा, ये जो बात कर रहे हैं ये सॉल्यूशन की तरफ बात कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या है? कार्बन उत्सर्जन के सॉल्यूशन में। कैसे? कि महासागर को किस रूप में यूज किया जाएगा? कार्बन को कैप्चर करने में, उसे कार्बन को कैप्चर करने में, या फिर उसके साथ साथ उसके विभिन्न तरीके से उसे यूटिलाइज करने में। जो कैप्चर्ड कार्बन है, जैसे CO2 है, तो इसमें 3 पार्ट हो गए। क्या मैंने बताया? 3 पार्ट होंगे इस टेक्नोलॉजी में। पहला, क्या करेंगे? इसको कैप्चर किया जाएगा। दूसरा, इसको विभिन्न तरीके से, चाहे केमिकल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए या डिफरेंट टाइप फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको यूज किया जाएगा, मतलब यूटिलाइज किया जाएगा उसका। और अंत में क्या है? इस कार्बन को, जो भी है, जो कार्बन हमारे पास स्टोर हो रहा है, जो कार्बन वायुमंडल से ही किया जाएगा, उसे क्या करेंगे? उसे लास्ट में स्टोर कर देंगे। तो मतलब 3 अलग अलग जो गतिविधियां हैं उसको मिला के ये टेक्नोलॉजी है, और जो किसके समाधान के लिए आई है? कार्बन उत्सर्जन के समाधान के लिए। और कार्बन उत्सर्जन क्यों समस्या बना हुआ है हम लोग देख रहे हैं? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गई। और इसमें भूमिका किसकी होगी? लास्ट में जो स्टोरेज वाली बात मैंने बताई, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? महासागरों की। क्योंकि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि वायुमंडल से कार्बन को कैप्चर करने का काम धरती पे, प्लेनेट पे, मुख्य तौर पे 2 एंटिटी के द्वारा मुख्य तौर पे किया जाता है। एक घने जंगल और दूसरा महासागर, जिसमें कि महासागर की भूमिका महत्वपूर्ण है। वो कार्बन को अवशोषित करता है। और अब क्या हो रहा है कि कार्बन हमारे वायुमंडल में उत्सर्जन के बढ़ने का इतना अधिक हो गया है, और डिफरेंट रीजन से जो सागरीय जल है वो भी क्या होता है? एसिडिक होने लग रहा है, अम्लीयता उसमें बढ़ रही है, क्योंकि CO2 बढ़ रहा है। और CO2 के कारण क्या है? जो केमिकल रिएक्शन हो उसमें हो रहे हैं, उसके कारण से वहां अम्लीयता बढ़ रही है, जिसका प्रभाव जो है, जो सागरीय इकोसिस्टम है और सागर की जो फंक्शनिंग है, उस पर बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी चैलेंज वाली स्थिति बनी हुई है, जिसमें ये जो हम लोग
टेक्नोलॉजी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जनरल स्टडीज पेपर 3, जनरल स्टडीज पेपर 3 में इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, इससे जोड़कर हम इस टॉपिक को देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, तो इसीलिए ये बोला गया है कि डीकार्बोनाइजेशन हेतु जो है ना, ये टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान कर सकता है। और इसके तहत स्टोर की गई कार्बन को समुद्र के नीचे, कहां करते हैं, समुद्र के नीचे तेल और गैस के कुओं या एक्वीफर जो होता है, जलाभृत में भंडार किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये क्या है कि ये समुद्र का सतह है, ये हमें तो समुद्र का सतह दिखता है, लेकिन अंदर अगर ये पाइप से करके और ये जो कैप है जहां से तेल निकाल लिया गया है, ये खाली जगह अगर इसको स्टोर कर दिया जाए तो वो वहीं दबा रहेगा, ना वो किसी चीज से रिएक्शन होगा, रिएक्ट करेगा, ना वो दबा रहेगा और एक लंबे समय तक। तो हम पूरा का पूरा इसी के बारे में, इनसे जुड़े हुए डिफरेंट आयाम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है टेक्नोलॉजी, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके महत्वपूर्ण आयाम है, बेसिक फंडामेंटल जानकारी हमने अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए, कि जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में ये उभर सकती है। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर हम लोग यही देखेंगे कि यहीं पे दिया गया है कि इसमें सबसे बड़े उत्सर्जन स्रोतों जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट या स्टील उद्योग से निकलने वाले CO2 को कैप्चर किया जाता है। वही सबसे पहला पार्ट कैप्चर करना। उसके बाद क्या, फिर उसे CO2 को समुद्र के भीतर या गहरे समुद्र तलछट में जमा या स्टोर कर दिया जाता है। मैंने 3 बातें की थी, एक स्टोर करना, दूसरा उसका यूटिलाइजेशन, तीसरा उसको कैप्चर। तो यहाँ पे 2 बात हो रही है कि जो बड़े सोर्सेज हैं कार्बन उत्सर्जन के, वही थर्मल पावर प्लांट। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं कार्बन एमिशंस के। तो थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट और स्टील उद्योग, ये 2-3 आपको दिख रहे हैं आपको, उससे में आप ऐड कर लो वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बना दिया जाए जिससे कि CO2 पूरा कैप्चर हो जाए। तो कैप्चर अगर कर लिया जाए और उसको गहरे समुद्र में जाके उसको डंप कर दिया जाए, स्टोर कर दिया जाए, जहां पे लाखों वर्षों तक वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बंद कंटेनर में देखिए, ऐसे यहाँ पे ये एक्वीफर है ना, नीचे जिसमें जो जल इसमें नीचे रहता है, जो गहरे समुद्र का जलभृत जिसमें खारा पानी रहता है, ये ऐसे यहाँ पे जो पैकेट्स ही बने होते हैं चट्टानों के अंदर, समझ लो आप एक तरह से क्या बोलते हैं, चेम्बर, जिसमें क्या पेट्रोलियम रहता है फंसा हुआ। 2 चट्टानों के बीच में जो है ऐसे ही पेट्रोलियम पाया जाता है, वहां पे ड्रिल करते हैं, वहां से निकालते हैं। तो ये क्या किया जाएगा, इसी में जो है ना उसको ड्रिप कर दिया जाएगा, मतलब उसमें पहुंचा दिया जाएगा और उसको बंद कर दिया जाएगा। सिंपल ये मतलब है। ये देखिए शिपिंग के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा, ये देखिए उत्सर्जन का स्रोत CO2 को कैप्चर किया, CO2 को कंप्रेस करके ट्रांसपोर्ट किया यहाँ से पाइपिंग से और उसका शिप पे भेजा, शिप के थ्रू यहाँ पे ला दिया। या फिर जो LNG टर्मिनल्स वगैरह होते हैं, टर्मिनल बना के, और ये तट पे भी होगा और ये दूर में भी होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जो है ना इस तरह से काम करने वाला है। ठीक है, चलिए, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तकनीकें हैं क्या क्या, एक तो सामान्य तकनीक मैंने बता दिया। होगा क्या, होगा ये कि महासागरीय क्षारीयता में संवर्धन, मतलब क्या, अभी मैंने बताया जैसे CO2 है और ये अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है, ये H2O के साथ, मतलब जल के साथ, ये करके एक क्या कार्बोनिक एसिड बना लेता है। ये हमने सामान्य रूप से पढ़ा है, हमने पर्यावरण में कार्बोनिक एसिड बना, वही अम्ल है, तो अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। तो अम्लीयता में वृद्धि होना कार्बन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण परिणाम, दुष्प्रभाव में से एक है अम्लीयता में। तो अब ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि अम्लीयता जो है ना कम हो जाए। तो कम होने के लिए क्या करना होगा, एक अपोजिट रिएक्शन करना, केमिकल रिएक्शन हम लोगों को ट्रिगर करना पड़ेगा, उल्टा, जिसमें क्या अम्लीयता ना बढ़े, क्षारीयता बढ़े। हाँ, तो यहां यही होगा, ओशन एल्केनिलिटी इनहेंसमेंट, यही है महासागरीय क्षारीयता संवर्धन। आप OAE को ध्यान में रखेंगे, कभी डायरेक्टली अगर ये पूछ दिया गया तो ये चीजें कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है ना, तो इस टर्मिनोलॉजी को भी ध्यान में रखेंगे, OAE को, ओशन एल्केनिलिटी इनहेंसमेंट, यही। तो इसमें होगा यही कि CO2 अवशोषण की गति बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, चूने जैसा चीज, लाइमस्टोन जैसा चीज, उसको डाला जाएगा उसमें, और डालने से क्या समुद्रों में, सागरों में, तो उससे क्या होगी, उससे क्षारीयता बढ़ेगी, जिससे क्या और ज्यादा वो CO2 अवशोषित कर सकने की क्षमता बढ़ जाएगी, और क्या उस हद तक वो
अम्लीय नहीं होगा सागरों का जल, अम्लीय होने से बच जाएगा, मतलब अम्लता के प्रभाव को कम करने का भी तरीका है ये है वही। और दूसरा एक प्रक्रिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं डिटेल में क्योंकि ये चीजें पूछी जा सकती हैं डायरेक्टली, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रियाओं को इस्तेमाल किया जाता है और कैसे। तो एक तो बता दिया लाइमस्टोन को डाल के, दूसरा क्या करेंगे, अब जरा सोच के देखो कि सागरों के अंदर ये सब जो लवण और क्षार हैं, ये सब का सोर्स क्या है, कभी ये ध्यान दिया आप लोगों ने? सोर्स ये है, सोर्स है जो यहाँ पर अपर्दन होते हैं, यहाँ पे तो अपसादी चट्टान, डिफरेंट टाइप के चट्टान है, उनका अपर्दन हो रहा है और उसमें से डिफरेंट टाइप के मटेरियल निकल रहे हैं जो कि जल में घुल रहे हैं, यही सोर्स है ना। और बाकी जो नदियां लेके आ रही हैं वो चीजें और वातावरण से। तो अगर ये जो बड़ा सोर्स है, अगर इसके अपर्दन को अगर प्रभावित किया जाए तो भी हम जो है कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, कुछ चीजें निकाल सकते हैं। तो वही यहां पे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया से चट्टानों के क्षरण को तेज कर दिया जाता है। और कैसे चट्टान, जो लाइमस्टोन वाले चट्टान होंगे जो कि क्षारीयता को ऐड करेंगे पानी में, तो क्षारीयता को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो गया। तो यही काम हम लोग करेंगे, तो जिससे क्या और एल्कलाइन होने से बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ओशन फर्टिलाइजेशन सेम इसी तरह से क्या करेंगे, मुद्दा वही है, मुद्दा हमने समझ लिया कि एल्कलिनिटी मतलब अम्लीयता ना बढ़े कहीं से, तो सागर जल में कुछ ऐसा करना है कि अम्लीयता को कंट्रोल में रखा जा सके, सिंपल यही चीज है। तो दूसरा ओशन फर्टिलाइजेशन, ओशन फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, ऐसे फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइज करना मतलब क्या, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा देना, है ना, यही। तो यहां उपजाऊ क्षमता बढ़ाने से मतलब क्या है कि ओशन में ऐसे जो है ना केमिकल डालो जिससे फाइटोप्लैंक्टन और जो प्लैंक्टन है, जो सूक्ष्म जीव समझ लो आप, जो मछलियां जिसे खाती हैं उस तरह के या छोटे जीव, उसकी संख्या में वृद्धि हो जाए। हमने एक पर्यावरण पढ़ा है यूट्रोफिकेशन, जिस झीलों में जो झील प्रदूषित होती है और उनमें बाहर से कचरा आके बहता है, उसमें इस तरह की घटनाएं होती हैं। वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे छोटे छोटे जीव और जलकुंभी वगैरह पैदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सुपोषण होता है उनका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, यूरिया बढ़ जाता है और उससे उनसे वो फायदा मिलता है। तो उससे क्या होता है, ये पानी गंदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे होगा उल्टा, यहाँ पे क्या होगा कि जब समुद्री प्लवक बढ़ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, और किसके कारण, समुद्री जल में फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाने से। तो उससे क्या होगा, ये लोग भी तो एक्स्ट्रा CO2 को कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि CO2 कंज्यूम करेंगे ये लोग अपने खाना बनाने के लिए। तो इसीलिए, और जितने अधिक ये होंगे उतना अधिक CO2 कंज्यूम करेंगे। तो जितना अधिक इन्होंने कंज्यूम किया उतना बच गया CO2 पानी में मिलने से, मतलब सागरीय जल में मिलने से। तो अम्लता से हम लोग बच जाएंगे, अम्लता की समस्या को कम कर लेंगे। तो ये सारी चीजें जो आज सबसे बड़ी समस्या है सागरीय जल की अम्लता की और कार्बन उत्सर्जन की समस्या, तो उससे हम लोग लिख भी सकते हैं, कोट भी कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में। अन्य विधियां क्या है, बायोलॉजिकल कार्बन कैप्चर के तहत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किया जाता है। आप कैसे, आप जो है जो उस तरह के जो वनस्पति तंत्र हैं जो समुद्री इकोसिस्टम में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे मैनग्रोव तटीय इकोसिस्टम पाए जाते हैं, मतलब जितने ग्रीन प्लांट होंगे सब कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो उसे और उनका जो है ना, उनको बढ़ाया जाए, उनकी नर्सरी की जाए, उनको नर्चर किया जाए, पोषण दिया जाए। तो ये बायोलॉजिकल कार्बन कैप्चर भी होगा। ब्लू कार्बन सिंक में वृद्धि करना, जैसे कि मैनग्रोव का प्रसार करना। तो मतलब कुल मिलाकर के पारिस्थितिकी तंत्र को इस तरह से मॉडिफाई किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के तहत, जिससे क्या वो अधिक से अधिक कार्बन को अवशोषित कर पाए और कम जो है ना अम्लीय हो पाए। तो यही कुल मिलाकर हमारा ये है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखते हैं कि प्रमुख लाभ क्या होगा। अब प्रमुख लाभ क्या होगा, प्रमुख लाभ ये होगा कि जब स्टोर करने की क्षमता, ये भी तो डिपेंड करेगी जहां आपने चेंबर में रखा है उस चेंबर में कहीं अगर लीकेज हुआ तो फिर से वो बात तो वही हो जाएगी कि फिर से सागर जल में मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा। तो देखने से ये बताया जा रहा है कि 1 लाख वर्षों तक वो संग्रहित रखा जा सकता है जहां स्टोर किया जा रहा है। क्षारित महासागर क्षारीयता संवर्धन जैसी तकनीकें कार्बन को, वही जो क्षारीयता संवर्धन वाली जो बात हमने की थी, इनहैंसमेंट लाइमस्टोन डालने वाला, ठीक है, इससे 1000 वर्षों तक संग्रहित स्टोर कर सकते हैं। विशाल भंडारण क्षमता, मतलब पूरा का पूरा महासागर आपका है, अगर आपने टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया, कहीं जाके आप उसे डंप कर सकते हैं, ये उसे स्टोर कर सकते हैं, सिंपल। तो कार्बन सिंक होगा। तो प्रकृति कार्बन सिंक तो है ही, जो कि वायुमंडल की तुलना में 50 गुना अधिक कार्बन को संग्रहित करते हैं। सुरक्षा और विस्तार की क्षमता,
मतलब क्या, समुद्र के नीचे तापमान भी तो कम है ना, और क्या दबाव अधिक है, जिससे क्या CO2 तरल रूप में स्थिर रहती है, इससे लीकेज और भूजल। मतलब क्या, यहां पे बाहर मतलब सरफेस पे करना और अंदर सागर के तल पे करने में अंतर है। वही कि तापमान एक तो कम हुआ और प्रेशर अधिक हुआ, तो जिससे क्या इस पे प्रेशर है, तो जो लिक्विड CO2 बना के हमने दिया वो जो है ना स्टोर रहेगा, वो जल्दी आएगा नहीं जब तक। तो ये भी एक बड़ा ये है। उससे क्या कार्बन उपयोग कैप्चर की CO2 को अब जब चाहे निकालो उस स्टोरेज से और अपना यूज करो। वही जो मैंने बताया, आजकल कार के साइलेंसर में कुछ ऐसे चीज लगाई जा रही है, उससे कार्बन को कैप्चर किया जा रहा है और उस कार्बन से डिफरेंट टाइप की चीजें प्रोडक्ट बनाई जा रही है जो मार्केट में आ भी रही है। इंक बनाया जा रहा है, कलर बनाए जा रहे हैं, जिसका कि यूज किया जा रहा है। तो मतलब एक जो वेस्ट था, जो पॉल्यूशन था, उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो काम के प्रोडक्ट में यूज किया जा सकता है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी में क्या, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में CO2 को किया जा सकता है। वही मैंने बताया, केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज होगा, ग्रीन हाइड्रोजन। जैव ईंधन में, बायोपॉलीमर में आदि के उत्पादन में शामिल है। तो ये सब आप ध्यान में रख लेंगे, तो ये सब चीजें की जा सकती। तो कुल मिलाकर क्या है, ये कार्बन उत्सर्जन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का ये के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रदूषण को तो कम करेगा ही करेगा, साथ साथ क्या एक बड़ा सॉल्यूशन देगा हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। चलिए, महासागर आधारित कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और के प्रमुख लाभ अंत में वही, जलवायु परिवर्तन समन 2060 तक वैश्विक CO2 उत्सर्जन में 14% की कमी आ सकती है। इसको अप्लाई करते हैं तो भारत के लिए लाभ क्या है, 2070 तक हम लोग नेट जीरो लक्ष्य हमने दिया ही है हम लोगों ने, और को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। और इस संबंध में भारत के पास लंबी समुद्री तट रेखा है, तो जो जो राष्ट्र की लंबी समुद्री तट रेखा है वो सब यूज कर सकते हैं अपने यहाँ पे, है ना। ये भारतीय क्षेत्र है और ये इसका EEZ ही इतना बड़ा है भारत का। तो निष्कर्ष यही है, ये तकनीक अभी आरंभिक अवस्था में है, वर्तमान में ये बहुत महंगी और पूंजी प्रधान है। देखा ही डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट पार्ट्स में हमने देखा, तो डिफरेंट पार्ट में अभी क्या है, ये टेक्नोलॉजी महंगी होगी। विस्तृत तकनीकी, आर्थिकता, पर्यावरणीय प्रभाव को विश्लेषण की आवश्यकता है, इसके निगेटिव ये भी कम हो और पॉजिटिव ज्यादा हो। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, मद्रास हाईकोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक संपत्ति है। मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है, क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित हमने देखा है, जो क्रिएट किया गया एक डिजिटल करेंसी रूप। RBI के द्वारा भी डिफरेंट टाइप की चीजें आई हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्डर आए हैं कि सेंट्रल बैंक के द्वारा इस पे क्या क्या चीजें की जाएंगी, इसलिए हमेशा चर्चा में रहता है। अभी मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा एक जजमेंट ये आया है कि इसे एक एसेट माना जाएगा, एसेट के रूप में स्वीकार किया गया है। हुआ यह है कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला पहला न्यायालय बना, इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट। मामला यह था कि रुति कुमारी बनाम जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में एक निवेशक को क्या, कि निवेशक को आप उसके बिहाफ में, उसके काम करते उसके बिहाफ में उसको, उसके एसेट को सुरक्षा देते हुए ये बोला गया कि ये जो बिटकॉइन या जो भी है, जो क्रिप्टो करेंसी है, इसे क्या उसकी संपत्ति कंसीडर करते हैं। तो गौरतलब यह है कि निवेशक की डिजिटल परिसंपत्ति बड़े साइबर हमले के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज पर फ्रीज कर दी गई थी, तो इसीलिए उसे रिलीज करने की बात था, मुद्दा यही था, तो वो उसकी संपत्ति थी। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो यही मानना पड़ेगा ये संपत्ति है या नहीं, तो सबसे पहले तो यही, तो वही कोर्ट ने बोला कि संपत्ति है। इसी तरह का एक दूसरा मामला मतलब वैश्विक संदर्भ में था, 2020 में न्यूजीलैंड हाईकोर्ट ने भी यही क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल परिसंपत्ति और ऐसी संपत्ति माना था जिसे ट्रस्ट के तहत रखा जा सकता है। तो सिंपल ये बात है, संदर्भ यही है। मुख्य बिंदु क्या है, क्रिप्टो करेंसी की प्रकृति क्या है, कि ना तो कोई मूर्त संपत्ति है और ना ही ये कोई मुद्रा है। तो सबसे पहली बात ये भी ध्यान में रख लेंगे, भारत में अभी तक हमने किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हमने क्या अलाउ नहीं किया है अपने बैंकिंग सिस्टम में लेन देन के लिए। सिंपल हमारा स्टेटस ये है। तो लेकिन टैक्स लगने लगा है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो क्रिप्टो करेंसी की प्रकृति जो है क्या है, ना तो ये की मूर्त संपत्ति है और ना ही कोई मुद्रा है, ठीक है, करेंसी है। इसके विपरीत एक ऐसी परिसंपत्ति, इसका उपयोग किया जा सकता है, अपने पास रखा जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट में रखा जाता है,
लेकिन न्यायालय ने संपत्ति के सिद्धांतों पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले को दोहराया और कहा क्रिप्टो करेंसी पर भी समान रूप से लागू होगा। ये सिद्धांत जो मद्रास हाई कोर्ट में था, ये सुप्रीम कोर्ट में दिया। कुल मिलाकर हमें ध्यान ये रखना है कि ये संपत्ति तो है, लेकिन आम संपत्ति की तरह नहीं है, आम करेंसी की तरह नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अभी तक स्टेटस, हमारा लीगल स्टेटस यही है। कानूनी स्पष्टीकरण, इससे पहले क्या न्यायालय ने कि भारतीय कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति, यही क्या बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल बीडीए, वर्चुअल डिजिटल एसेट, और ये बोला गया, और इसे आयकर अधिनियम 1961 के तहत सट्टा लेन देन नहीं माना जाता। मतलब इसमें लेन देन हम लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल में इसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। आरबीआई प्रतिबंध पे स्पष्टीकरण क्या है, 2018 में यही प्रतिबंध है कि बैन भी लगा दिया गया। बैन ये लगाया गया कि पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है कि आप रखिए इसको, आराम से लेन देन कीजिए, लेकिन बैंक को उनके व्यापार की सुविधा देने से कोई नहीं रोकेगा। अभी आप करेंसी में व्यापार करो, बैंक आपको सुविधा देती है, बैंक अपना कुछ कमीशन लेती है, और बैंक आपको अपने चैनल को यूज करने देती है किसी भी ट्रांजैक्शन को। अगर उसमें कुछ इस तरह से चीजें होती हैं तो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाता है, अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है या कुछ चीजें होती हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन के दौरान। तो मतलब बीच में कौन है, इंटरमीडिएरी है, बैंक है, भारत का बैंक। और सब में ये देखा होगा आपने, कोई भी ट्रांजेक्शन करने जाओ तो उसमें लिखा होता है कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार, तो मतलब आरबीआई भी बीच में है, मतलब कानून स्पष्ट रूप से। यहां इस तरह की व्यवस्था हम नहीं दे रहा। आप सिर्फ क्या होगा, ये दो इंडिविजुअल के बीच में, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे समूह, दो इंडिविजुअल के बीच में किया जाने वाला लेन देन होगा। इसमें कोई आपकी गारंटर के रूप में आरबीआई या ये सरकार नहीं हो गई। यहाँ पे सिंपल बात ये है इसका मतलब। अब अस्पष्टता को दूर करना, यहाँ पे यही निर्णय का महत्व, यही है निर्णय का महत्व, यही है कि आगे अगर, लेकिन अब जितना मैंने बोला, लेकिन आप देखो दुनिया में क्या क्रिप्टो करेंसी के का प्रयोग कितनी तेजी से बढ़ा है, खास करके आफ्टर कोविड, और इसके मूल्य में भी कितनी बढ़ोतरी हुई है, और कितनी पॉपुलरिटी हुई है, खास करके जेनजी जनरेशन के संदर्भ में लेन देन भी बढ़ा है। तो अगर क्या इसे रेगुलराइज नहीं किया गया, अगर इसे रेगुलेट नहीं किया गया और इसे सिस्टम में एंट्री नहीं दी गई, तो क्या इसके नेगेटिव आयाम हो सकते हैं इसके नेगेटिव आयाम। तो इसलिए क्या विनियामक अस्पष्टता को दूर करना, ये फैसला डिजिटल परिसंपत्ति को कानूनी रूप से स्वामित्व युक्त संपत्तियों के रूप में ऐतिहासिक न्यायिक स्वीकृति प्रदान करता है। तो एक स्टेप, धीरे धीरे स्टेप हम लोग आगे चल रहे हैं कि इसे कहीं ना कहीं, इसे जो है ना इस रूप में किया जाए जिससे कि हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में इसको अपनाया जा सके, इसके निगेटिव पक्ष को हटाते हुए। अभी निगेटिव पक्ष पे भी आएंगे, क्या चैलेंजेस हैं। निवेशकों की सुरक्षा, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे एक रिटेल इन्वेस्टर, मतलब एक छोटे इन्वेस्टर जो 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लगा के और अभी उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, तो ये निवेशक को भी सुरक्षित करने की बात हो रही है। अगर हम उसे मान्यता नहीं देते हैं, अपने बैंकिंग चैनल में नहीं देते हैं, तो उसके पास उसकी वैल्यू भारत में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसके कारण निवेशक एक्सचेंज आधारित नुकसान साझाकरण योजना और पर निर्भर रहने के बजाय बैंक गारंटी जैसे पारंपरिक परिसंपत्ति उपचारों की मांग कर सकते हैं। तो यही मुद्दा है कि निवेशकों की सुरक्षा। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि ब्लॉकचेन है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया जाता है, संग्रहित किया जाता है, क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों और एल्गोरिदम का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन सबसे पॉपुलर है, और इसका कोई भौतिक रूप या आंतरिक मूल्य नहीं होता, और यह केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस आ रहे हैं, केंद्रीय बैंक बता रही है कि हम लोग क्या, ये जो इस तरह का जो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया गया संग्रहित है, कि हम लोग सेंट्रल बैंक ही अब अपना डिजिटल करेंसी निकाल रही है। अगर आपको डिजिटल करेंसी में व्यापार करना है तो आप ये कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन का कंसेप्ट हमने सुना होगा। स्टेबल कॉइन यही कहता है कि जो समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इनके मूल्य में काफी तेजी से उतार चढ़ाव होता, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो उसके लिए स्टेबल कॉइन भी लाया गया। और डिफरेंट जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपने जो मेन मुद्रा है, जैसे यूएस में डॉलर, जैसे भारत का मान लीजिए तो रुपया, उससे संबद्ध जो है ना क्रिप्टो करेंसी ला रही है, जिससे कि उसके मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के कारण जो वो अनपॉपुलर हो रहा था या उसके जोखिम ज्यादा थे, उसको कम किया जा सके। तो इससे जुड़ा हुआ संदर्भ मैंने यहाँ पे बता दिया। ये एक टाइमलाइन है, वही 2018 में क्रिप्टो करेंसी को बैंकिंग सहायता देने से प्रतिबंध लगा दिया गया। 20 में क्या है, यही बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट इस प्रतिबंध, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने
प्रतिबंध को रद्द कर दिया, प्रतिबंध को हटा दिया और ये कहते हो कि अनुपातहीन है, कि यह अनुपातहीन है, मतलब ये जरूरत से ज्यादा है। अनुपातहीन का मतलब जो है जरूरत से ज्यादा है। अनुच्छेद 19 एक जे मतलब जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वाक और अभिव्यक्ति, उसमें की एक ये भी है कि व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता उसमें है, कहीं आना जाना की स्वतंत्रता है, तो उसमें व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता के का उल्लंघन है। सिंपल, अगर कोई दो व्यक्ति अगर कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसका मूल अधिकार है, तब तक जब तक कि दूसरे व्यक्ति का अधिकार, मूल अधिकार उल्लंघन ना किया जाए। उसी तरह से वित्त अधिनियम लाया गया और उसको टैक्स इसमें ला दिया गया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो हमने देखा पहले, इसको हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट मानते हैं और इसे क्या है, इसके लेन देन पे 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस लागू कर दिया गया 2022 में। और 23 में पीएमएलए जो धन शोधन निवारण, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है हमारा, जो सीमा पार जो है मनी के आदान प्रदान और लॉन्ड्रिंग करने के संदर्भ में जो को रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए है, उसमें भी क्या कर दिया गया, उसके अंतर्गत लाने के लिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी क्या माध्यम बन गया था। इस ये इंडिया है और ये यूएस है, ये मतलब कोई भी कंट्री है, एक्स वाई जेड, एक्स कंट्री मान लें, तो यहां से यहां अगर पैसा भेजना है तो क्रिप्टो के माध्यम से किया जा सकता है और इसके पॉजिटिव, निगेटिव, डिफरेंट, और खास करके पॉजिटिव ही जो है प्रयोग डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है। यहां तक कि टेररिज्म के लिए, टेररिज्म फंडिंग के लिए, उसके बाद क्या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए, कि यहाँ अगर किसी को पैसा देना है, यहाँ क्रिप्टो करेंसी में पे कर दिया गया और यहाँ ये व्यक्ति उस पर्सन को, जो कंसर्न पर्सन है, उसे दे देगा और जिससे वो अपना जो है मनचाहा जो है कोई भी वर्क कर सकता है, आगे कर सकता है। तो इस तरह से एक्टिविटीज को फंड किया जाए, तो ये भी चीजें हो सकती है। तो जब तक इसे ट्रैक करने के लिए बकायदा हमारे पास एक स्पष्ट कानून नहीं होगा, हमारे पास रेगुलेशन नहीं होगा, तो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाएंगे इसकी एक्टिविटीज को। तो इसीलिए ये भी इसके अंतर्गत भी ला दिया गया। चलिए आर्टिकल नंबर 3, स्कूली शिक्षा में एआई और सीटी पाठ्यक्रम। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, और कंप्यूटर, कुल मिलाकर क्या एआई और कंप्यूटर के प्रयोग को बढ़ाने की बात की जा रही है, किसमें, हमारे स्कूली सिस्टम में, जिससे क्या कि बच्चों के एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिले और उन्हें बड़े पैमाने पे एक्सपोजर मिले देश दुनिया का। तो उनके पास एक तरफ इंफॉर्मेशन तो आए ही, इंफॉर्मेशनल लेवल पे वो अपडेट तो रहे ही, दूसरी तरफ क्या है कि उनका जो एनालिटिकल बिहेवियर है वो भी बढ़े, सोचने की, समझने की क्षमता में वृद्धि हो, जिससे क्या हो आगे अपने लिए, अपने विकास को बढ़ा सके, मतलब अपना विकास कर सके और राष्ट्र निर्माण में वो सहयोग कर सके, एक एसेट के रूप में हो। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एआई और सीटी बेस्ड जो है ना सारी चीजें हो गई हैं, और एजुकेशन सिस्टम नो डाउट, तो नो डाउट क्या है, ये एजुकेशन सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, चेंज करने के लिए नीचे से ये आवश्यक है कि स्कूल में प्राइमरी लेवल से इनका इंट्रोडक्शन किया जाए। तो यही यहाँ पे व्यवस्था है। इसी संदर्भ के अंतर्गत किया ये गया है कि कक्षा 3 से ही सभी स्कूलों में एआई और सीटी का पाठ्यक्रम, सिलेबस जो है शुरू किया जाएगा। और ये कौन करेगा? ऑब्वियसली शिक्षा मंत्रालय सार्थक और समावेशी एआईसीटी पाठ्यक्रम तैयार करने पे, मतलब सबसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ सीबीएसई, एनसीईआरटी, केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन, एनबीएस और संस्थाओं को समर्थन कर रहा है। इस पाठ्यक्रम को स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2023 के अंतर्गत तैयार किया जाएगा। तो मतलब ये पूरी की पूरी एक सिलेबस भी तैयार किया जाए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हमने देखा कि कुछ साल पहले, मतलब 10, 15, 20 साल पहले कंप्यूटर का को लॉन्च, मतलब हमारे सिलेबस में डाला गया। उसी तरह से ईवीएस को कभी डाला गया, इन्वायरमेंटल साइंस। तो उसी तरह से ये बदलते हुए समय के साथ जो है ना, विषय को विषयगत जो समझ है हमारी, उसको बढ़ाने के लिए स्कूली शिक्षा में इसका इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, जो कि आवश्यक है। विद्यार्थी के लिए तो आवश्यक है ही, साथ में समाज के लिए, देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। ठीक है। क्या है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने एआई और सीटी पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर, ये एक कमेटी भी गठित कर दी है। तो आप नाम ध्यान रख सकते हैं, प्रोफेसर कार्तिक रमन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठन किया है। सीबीएसई जो स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई है, शिक्षकों को प्रशिक्षण और लर्निंग टीचिंग सामग्री की उपलब्धता के लिए निष्ठा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाए। निष्ठा प्लेटफॉर्म आप देखेंगे भारत सरकार का है। निष्ठा प्लेटफॉर्म क्या है? बेसिकली वही है कि इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये ऑनलाइन बेसिस पे ये,
तो निष्ठा प्लेटफॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग से जुड़ा है। और ये जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर, उसका नाम है दक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे, दक्ष प्लेटफॉर्म मतलब ऑनलाइन ट्रेनिंग की व्यवस्था दी जाती है, जिससे क्या कि इंटीग्रेटेड पूरे देश भर में टीचर की क्वालिटी को समान लेवल पे लाया जा सके। तो ये चीजें आवश्यक है, तो उसका यूज किया जाएगा। पूरे पाठ्यक्रम को कार्य एग्जीक्यूट करने के लिए भी आवश्यक होगा कि समझ हो बड़े पैमाने पे शिक्षकों को, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें ही एग्जीक्यूट करना है, क्रियान्वयन करना है। अब भूमिका क्या हो सकती है? भूमिका वही क्रिटिकल थिंकिंग का विकास, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का विकास। सबसे पहले एक समस्या समाधान दृष्टिकोण, मतलब सॉल्यूशन और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग दृष्टिकोण हो, कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने पे ध्यान देना है। अगर हम देखें पूरे देश में, समाज हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, टेक्नोलॉजी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह मुद्दे जो हैं, इश्यूज, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। इश्यूज जो हैं वो है क्या? सारी समस्याएं ही तो हैं। और उसका अगर सबसे अच्छा अगर हमें निकालना है, और हम लोग चाहे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें, चाहे लीडरशिप डेवलपमेंट करें, उसमें से आता क्या निकल के, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि इन सारी समस्याओं का समाधान जो करे, तो वो अच्छा लीडर माना जाता है, वो अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है, वो अच्छा लोक अधिकारी माना जाएगा, तो जो सारी समस्याओं का समाधान करे, यही है ना। फॉर एग्जाम्पल लीकेज की समस्या थी, जैसे जो सरकारी लाभ वाली जो योजना है, लीकेज की समस्या थी, क्यों? क्योंकि वहां जो पहचान होता था, लाभार्थी पहचान, वो व्यवस्था जो है पुरानी हो गई थी और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई थी। तो उसमें क्या किया हमने? ऑथेंटिकेशन, थंब इम्प्रेशन से ऑथेंटिकेशन, आधार को जोड़ दिया। तो इससे क्या हो, लीकेज बड़े पैमाने तक, हालांकि इसकी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी का प्रयोग था, जिससे कि एक समस्या का समाधान मिला, कि लीकेज की समस्या कम हो गई। इसी तरह से हमने बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाया, तो ये एक समस्या का समाधान हुआ ना। तो इस तरह से यही चीज कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, जिसमें जटिल समस्या को समझकर उसके छोटे छोटे हिस्सों को बांटकर हल खोजे जाते हैं। तो इसमें निम्नलिखित 4 मुख्य तकनीकें शामिल हो, जैसा विभाजन, जटिल समस्या को पहले छोटे छोटे पार्ट में बांट दो, ठीक है। उसके बाद पैटर्न को पहचानना, समस्याओं का पैटर्न को समानताएं पहचानना। पृथक्करण, अलग अलग कर दो आप, जो एक जैसे हैं उन्हें साथ में कर लो, जो एक जैसे मतलब सबको सेग्रीगेट कर लेंगे। उससे क्या हो, आसानी होगी क्या हमें आगे को सॉल्व करने के लिए। और केवल जरूरी जानकारी पर ध्यान देना और बाकी की वेस्टेज जानकारी को छोड़ देना। एल्गोरिदम, चरण दर चरण समाधान और तैयार करने से कंप्यूटर समझ सके, और हम लोग तभी एक ऐप और कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन दे पाएंगे, प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। और ये शिक्षा में एआईसीटी की भूमिका, आधारभूत कौशल, स्किल सेट डेवलप होगा शुरुआती कक्षा में, बच्चों को ऐसा तैयार किया जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, लॉजिकल के लिए, और भी बहुत सारे केस स्टडी और दुनिया भर की इंफॉर्मेशन तक पहुंच हो जाएगी। और ये जो डिजिटल डिवाइड की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। छात्र प्रौद्योगिकी को समझना और उस पर प्रश्न करना सीखेंगे और इससे कौशल विकसित करेंगे, यही है। और भविष्य के लिए तैयारी, जैसे कि क्या, ऑटोमेशन, सारे इंडस्ट्री में क्या है अभी एआई बेस्ड है, तो उसके लिए भी तैयार हम एक स्किल फोर्स तैयार कर लेंगे। तो कुल मिला के क्या था ये टॉपिक, आप देख सकते हो, जो देश में विकास और एजुकेशन से जोड़कर हम लोग देख सकते हैं। चलिए आर्टिकल नंबर 4, बुसान में अमेरिका चीन बैठक हुआ, बुसान में, ठीक है, अमेरिका चीन बैठक। और ये क्यों हुआ? ये हुआ एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एपेक जिसको बोला जाता है, शिखर सम्मेलन के दौरान ये दोनों देश ने, राष्ट्रपति ने भेंट की है और कुछ बातों पे इसमें चर्चा हुई है। क्यों चर्चा में है? क्यों? क्योंकि अभी अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ वॉर, ये जग जाहिर है। तो इस संदर्भ में अगर इस वातावरण में दोनों देश मिल रहे हैं तो उसके अपने बहुत सारे निहितार्थ हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। भारत के लिए क्या संदर्भ हो सकता है और ये कैसे चीजें आगे बढ़ सकती हैं, इन सब के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है आईआर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंध में काफी इंपॉर्टेंट है। और एपेक के बारे में एक बार मैं बात कर लूं तो एपेक क्या है? एपेक यही है कि एशिया पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर के दोनों ओर जो अवस्थित जो राष्ट्र हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ, इसलिए अमेरिका और चीन दोनों हैं।
ये बड़े राष्ट्र तो मैंने बता दिया, अमेरिका के साथ कनाडा भी है, मैक्सिको भी है, नॉर्थ अमेरिका के बाद आप दक्षिण अमेरिका में ले लो, पेरू, चिली ले लो, अगर इधर और ले लो आप, सारे आसियान कंट्रीज इसमें हैं। आसियान कंट्री हमने देखा है, वियतनाम है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, ये सब हैं इसमें। उसके साथ साथ हांगकांग है, चीन है, साउथ कोरिया है इसमें, जापान भी है इसमें, ऑस्ट्रेलिया भी है इसमें। तो ऐसे करके 21 राष्ट्र हैं इसमें, जो कि प्रशांत महासागर के दोनों तरफ हैं। तो आप देख सकते हो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि भारत के लिए एशिया प्रशांत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी इसे पढ़ा है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। दोनों धुर विरोधी राष्ट्र जो अपने आप को एक दूसरे का चुनौती के रूप में देखते हैं, उनके बीच में ये बैठक हो रही है। परिणाम क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। परिणाम सबसे पहला ये हुआ कि अभी क्या हुआ, अभी दोनों ने एक दूसरे पर टैरिफ लगाया हुआ है। एक जो दवाई है महत्वपूर्ण रूप से, उस पर 10% टैरिफ घटाया गया है अमेरिका के द्वारा। कौन सी दवाई है? फेंटेनिल। फेंटेनिल क्या होता है? ये पेन किलर के रूप में यूज किया जाता है और बनता है कि मॉर्फिन, आपने सुना है, पेन किलर के रूप में दिया जाता है। और खास करके बहुत ज्यादा जब ये होती है समस्या, मॉर्फिन या हेरोइन, उसी के जो की तरह जो है ना ओपिएट ड्रग, मतलब ओपियम बेस, अफीम के आधार पे जो बनता है ड्रग, वो है। और वो चीन के द्वारा जो है ना निर्यात किया जाता था अमेरिका को, तो उस पर टैरिफ अधिक लग रहा था, तो उस पर 10% घटा दिया गया। एक तो ये तो अमेरिका ने गिफ्ट दिया चाइनीज प्रेसिडेंट को। अब चीन ने क्या दिया भाई? चीन ने दुर्लभ भू खनिजों पे, हमने सुना है, ये भी पढ़ा है हमने, कि जो निर्यात पे रोक लगा दिया था अभी, तो इसने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया इसको। कब तक के लिए? 1 साल तक के लिए। ठीक है। और रेयर अर्थ मिनरल, जो हम लोग वही दुर्लभ भू खनिज की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें हमने पता है कि 17 जो है खनिज है, जिसका यूज कहाँ होता है? परमानेंट मैग्नेट बनाने में, ईवीज बनाने में। तो इस सब चीजों में होता है, जो क्रूशियल जो टेक्नोलॉजी है, क्रूशियल इंडस्ट्री है आगे आने वाले समय के लिए। तो ये लिखा हुआ है कि विमानों में कार सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए, तो मिसाइल में भी यूज हो रहा है, कार में भी यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में भी हो रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो दोनों देशों ने एक दूसरे को एक तरह से प्लीज करने का प्रयास किया है कि संबंध को और सकारात्मक दिशा में ले जाया जा सके। कुल मिलाकर देखने पे यही पता चल रहा है। मुख्य परिणाम और क्या थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बैठक को G2 नाम दिया। ठीक है, 2 लोग हैं तो G2। ये बेसिकली क्या है? अर्थशास्त्री थे, अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, तो वो उनके द्वारा ये बताया गया था, ये CF बक्सटन, इस संदर्भ को, कि जब दो दुनिया में जो महाशक्ति हैं, रूस को हटा लें, भारत को हटा लें, जो दुनिया महाशक्ति हैं जो एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है एक तरह से, वही अगर हाथ मिला लें तो एक पूरा का पूरा जो भू राजनीतिक समीकरण है वो चेंज हो जाएगा और वो चीजें अलग मायने में चल सकती हैं। ये दोनों राष्ट्रों के लिए भी आसान हो, चीजें बहुत कुछ बदल जाएंगी, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से पॉजिटिव हो जाएंगी, और पूरे दुनिया के लिए भी, क्योंकि जो लड़ाई हो रही है भी शांत हो जाएगी चीजें। तो ये इस तरह से कुछ ऐसा कंसेप्ट था कि G2 की अवधारणा अमेरिका और चीन की वैश्विक स्थिरता को सहप्रबंधक के रूप में। तो कुल मिलाकर इन दोनों हाथ मिला लेंगे और दोनों ही महाशक्ति हैं, तो ऑब्वियसली विश्व में शांति आ जाएगी ना। और नहीं ऐसा होगा तो जो पहले होता आया है, दो लोग, जो दो बाहुबली लोग अगर लड़ेंगे समाज में, तो क्या होगा? जो छोटे छोटे लोग हैं उनमें ये बेसिक कंसेप्ट ये भाई साहब यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे है। और उससे होगा क्या कि व्यापार संतुलन जो बढ़ रहा है, ये चीजें, टैरिफ वॉर, ये सब चीजें कम हो जाएंगे। तो इससे क्या, व्यापार को अधिक चीजों तक, अधिक ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकेगा। उसके बाद उसके आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकेगा, विकास को बढ़ाया जा सकेगा। शांति, सुरक्षा, भू राजनीति का जो से संबंधित जो अशांति फैली हुई है और कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन दुनिया के इतने देशों में है, उस चीजों को कम किया जा सकेगा और इससे अंततः ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। तो यही है। अब इसके निहितार्थ क्या है? G2 अगर ठीक ठाक रहा तो निहितार्थ जब भी बात करते हैं तो उसमें दोनों पक्षों में बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो सबसे पहला तो यही क्षेत्रीय संस्थाओं की प्रासंगिकता पर सवाल हो जाएगा। ये जो पहले से थे इस रीजन, जैसे क्वाड है ना, जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें भारत भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है। तो ये जो महत्वपूर्ण संगठन है, ये कहीं ना कहीं जो है ना कमजोर हो जाएंगे, जो कहीं ना कहीं जो है चीन को बैलेंस करने के लिए माना जाता है। ऑकस इसी तरह से, ये ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, ये सेम इस पे है ये चीजें। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और चीन G2 के तहत एक रणनीतिक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, यही है ना,
दोनों एक दूसरे को प्लीज करने में, तो रणनीतिक समझौते की तरफ। आप हमारे लिए मुश्किलें कम करो, हम आपके लिए मुश्किलें कम करें, तो ऑब्वियसली ये रणनीतिक जो है ना ऊंचाई तक जाएंगे ये संबंध। दूरध्रुवता और की ओर झुकाव, तो यही हुआ जो पहले देखा गया कि दो ध्रुव में बढ़ जाएगी पूरी दुनिया, एक तरफ यूएसए और एक तरफ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या संघर्ष और बढ़ती है और उसकी हानि जो है ना सबको होता है, ऐसा नहीं है जैसा हमने अभी पहले भी 80-90 के दशकों में या 70-80-90 के दशकों में हमने कोल्ड वॉर के एरा में हमने देखा है। अमेरिका और चीन के वैश्विक शक्तियों के रूप में एकजुट होने से संकेत इस प्रकार दोनों देश द्विपक्षीय निर्णय वैश्विक मुद्दों में बहुध्रुवीता और ग्लोबल साउथ के हितों को कमजोर कर सकते हैं। मतलब बहुध्रुवीता के स्तर पे जो इस तरह के संगठन और इस तरह की संकल्पना जो अभी बल मिल रहा है वो कमजोर हो जाएगी। और मल्टीलैटरल जो फोरम्स है जिसकी बात हो रही है, जैसे अभी इंडिया आसियान की बात हो रही है, अभी और भी संगठन की बात हो रही है, एशिया पैसिफिक लेवल पे ही बात हो रही है, तो इस तरह की चीजें कम हो जाए। जैसे ही दो ध्रुव, सिर्फ दो ही पावर सेंटर होंगे, ठीक है। चीन पर निर्भरता, ये क्या है, अब देखो अभी अमेरिका क्या है, यूएसए चाइना को बैलेंस करने के लिए, ये चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडिया को क्या मानता है, इंडिया से मित्रता करता है, लेकिन इसकी दोस्ती क्या होगी, अगर डायरेक्ट इससे हो गई तो चाइना पे क्या, यूएसए का इंडिया पे क्या निर्भरता कम हो जाएगी। तो एक चीज ये, तो यहाँ पे ये संबंध जो है ना खराब हो सकते हैं एक, और हमारे आर्थिक और हमारे भारतीय डिफरेंट टाइप के संबंध यूएसए से मजबूत हैं। उसके बाद क्या कि हमारी जो है ना आपूर्ति से यह बदलाव महत्वपूर्ण खनिजों और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए चीन और वैश्विक अमेरिका पर निर्भरता को दर्शाता है। तो इस तरह की चीजों भी हम लोग देख सकते हैं। और क्या चीन पर निर्भरता क्या, बेसिकली मुद्दा यही है, मुद्दा ये है कि जो चीन के पास क्या, ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट का जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है, लगभग 70% उसके पास, तो वो एक तरह से दिखाता है कि चीन पे निर्भरता है पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट में एक लेवल के बाद नहीं जा सकती है। और जो दूसरा कंसेप्ट में मैं बता रहा था कि भारत पे निर्भरता कम जाएगी यूएसए की, क्योंकि यूएसए की दोस्ती किससे हो जाएगी, चीन से हो जाएगी, तो भारत यूएसए के लिए भारत की यूटिलिटी जो है ना कम हो जाएगी। ये जो मैं बताया था, तो एक तो चीजें ये होगी, दूसरा क्या है कि चाइना जो है ना आप पे दबाव डाल सकता है। तो ये चीजें चीन को भारत के प्रति अपनी आक्रामकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। क्यों, क्योंकि भारत अभी क्या है, एलआई माना जाता है, तो इस कारण से भी चाइना जो है ना थोड़ी आक्रामकता कम रखता है। तो ये चीजें हो सकती हैं भारत के लिए इसके निहितार्थ, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। चलिए अंत में क्या है, पांचवा न्यूज हम लोग न्यूज आर्टिकल देखते हैं, क्या है, भारतीय बड़े शहरों में भूदसाव की समस्या, इसे हम लोग आपदा के रूप में ही देख सकते हैं और ये नगरीकरण के एक महत्वपूर्ण चैलेंज के रूप में देखा जा सकता है कि अभी जो डिफरेंट टाइप की चीजें हुई हैं, घटना हुई हैं, जिसके कारण भूदशा मतलब जमीन ही धंस जा रही है। और जमीन क्यों धंस जा रही है, तो यही बोला जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है, उसका दोहन किया जा रहा है। और हमने ये पढ़ा है पहले भी आंकड़े कि हम लोग भूजल के दोहन में, ग्राउंड वाटर के दोहन में दुनिया में सबसे टॉप में है। और इसीलिए हमारा जो ग्राउंड वाटर है 70%, नीति आयोग को रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे ये सब, नीति आयोग की रिपोर्ट है ये कि 70% जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो इसी कारण से, अति दोहन के कारण क्या है, वो कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित हो चुका है। इसीलिए भारत जो है ना जो गंभीर जल संकट से होकर गुजर रहा है, उसके एक महत्वपूर्ण कारणों में, उसके एक महत्वपूर्ण आयाम में से ये भी है कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक सरफेस वाटर है, दूसरा ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर की भी स्थिति ये है कि उस पर ओवरबर्डन, क्योंकि समय के साथ क्या हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है और उसका एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ा है। तो ये चीज हम लोग देख सकते हैं। तो यही कारण है भूधंसा, जमीन ही धंस जा रही है। क्यों, क्योंकि पानी उससे जैसे निकलता है तो पूरा का पूरा जो चट्टान है वो पूरा संरचना में बदलती है और चट्टानें जो है ना टूटती है, खिसकती है, जिस कारण से वो धंस जा रही है। और खास करके ये शहरों में देखा जा रहा है। तो यही है कि इस तरह की घटना 2015 से 23 के बीच में सैटेलाइट रेडार डेटा का विश्लेषण किया गया और इससे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई में भूदशाओं की गंभीर समस्या देखी गई और ये रेडार डेटा का यूज किया जा रहा है। मुख्य बिंदु यही है कि बड़े पैमाने पे लोग जो है ना इससे प्रभावित हैं। देश में 80 मिलियन लोगों को प्रभावित कर रही है। इसमें दिल्ली में भूदशाओं की दर सबसे अधिक है, 51 mm प्रति वर्ष दर्ज की गई है।
स्थानीयकृत उत्थान क्या है? कुछ शहरों में स्थानीयकृत उत्थान की पहचान भी की, जैसे दिल्ली में द्वारका के पास क्या, वहां पे क्या उत्थान हो गया नीचे से। मतलब क्या हुआ, ही सिंपल, ये यहां से अगर ये चीजें निकाली जा रही हैं, यहां से पंप किया जा रहा है, तो यहां पे जो चट्टानों की संरचना है उसमें भी बदलाव होगा, टूट फूट की, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर है कुल मिलाकर। और क्या एक सिस्टम है कि अगर हमने एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा दिया तो उस गति से जो है ना उसका रिप्लेनिश पुनर्भरण नहीं हो रही, जिस कारण से यहाँ पे चीजें बड़े पैमाने पे बदल रही हैं, जो जलभृत है, एक्विपर जो है, इसी कारण से ये जो है ना अंदर में जो इस तरह की जो गड़बड़ी पैदा हो रही है, जिस कारण से धसाव होता है, जो कि दिल्ली एनसीआर में देख रहे हैं। तो ये सब चीजें कोट कर सकते हैं। लैंड सब्सिडेंस एक बार देख लेते हैं। अर्थ क्या है? भूमि की सतह के नीचे स्थित पदार्थों का संचलन। और भूमि पर भार के कारण उत्पन्न होने वाले दबाव या इन दोनों के संयोजन के कारण घटित होता है। इसका परिणाम से पृथ्वी की सतह धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। तो हमने देखा, पहले पानी निकाल लिया, उसके बाद क्या, शहर है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, जहां पहले कोई घर नहीं था वहां पे सब कुछ है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन भी, मेट्रो भी बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, प्लांट्स भी है, डिफरेंट टाइप के इंडस्ट्रीज भी हैं, तो ये चीजें भी हो रही, तो वजन भी बढ़ रहा है, और नीचे से जो है ना जो वाटर बॉडीज थी वो भी खत्म हो रही है, जो वाटर था, कंटेंट था, वो भी खत्म हो रहा है। तो इससे ये जो है जो चट्टान, कुल मिलाकर वही कि चट्टाने जो है ना, जो गड़बड़ी की व्यवस्था, अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिस कारण से वो धसाव होता है। अत्यधिक भूजल पंपिंग, बड़े पैमाने पर खनन, तीव्र शहरीकरण, भू प्रॉपर्टीज में प्राकृतिक हलचल, वही जो बात कर रहे हैं हम लोग। भूदशाव वाले क्षेत्र कौन है? असम और सिक्किम के आसपास के क्षेत्र। फॉल्ट गतिविधि व हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण कारण, जोशीमठ और मसूरी हमने देखा ही अभी, जो कारण हुआ कि पास में वहां पे जो है ना कहीं जो बड़ी परियोजनाएं चल रही थी, जिस कारण से वहां पे ड्रिलिंग किए गए, और ड्रिलिंग किए गए तो जिस कारण से क्या हुआ, चट्टानों की व्यवस्था में गड़बड़ी आई, जिससे माइनर भूकंप भी आता है, ये हमने भूगोल में पढ़ा है हमने, माइनर भूकंप भी आता है, और इस तरह के जमीन के धंसने की भी संभावना देखते हैं। इसीलिए मैं फिर से याद दिला दूं, जब भूकंप की गतिविधि होती है, जहां दरार होती है वहां जमीनें भी धंसती हैं, तो होता उसमें वही है, भूकंप की परिभाषा भी यही है कि क्या होता है भूकंप की परिभाषा, कि नीचे जो व्यवस्थित चट्टान है उसमें होने वाली गड़बड़ी, और जिसके कारण जो ऊर्जा निकलती है वही भूकंप की तरंगे हैं, और जो वो ऊपर ट्रेवल करती है, जहां जाती है वहां वहां भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो यहाँ पे वो उतना तरीका नहीं, उतना गंभीर नहीं हो रहा है, बल्कि वो सीधे बैठ जा रही है सीधे, क्योंकि वहां सबसे पहला वही वाटर बॉडीज खत्म हो जा रहा है, कंटेंट खत्म हो जा रहा है, जिससे कि चट्टानों में गड़बड़ी हो। तो यही यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो बेसिकली हिमालय शहर, फॉल्ट के नजदीक वाले शहर, जो ऑलरेडी जो है भू आकृतिक दृष्टिकोण से कमजोर वाले क्षेत्र हैं। तो दिल्ली एनसीआर क्यों होगा, हम लोग समझ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के नीचे पहले भी हमने पढ़ा है कि यहाँ हमेशा भूकंप जो आ जाता है, हर साल 2-3 तो आ ही जाते हैं, कारण भी डिफरेंट फॉल्ट हैं दिल्ली एनसीआर के नीचे। और क्या है, इसकी नजदीकी है किससे, हिमालय पर्वत श्रृंखला से नजदीकी है, तो जिस कारण से जो है ना ये रीजन जो है ना प्रभावित है। और उत्तराखंड, हिमाचल के जो डिफरेंट लोकेशन है वो तो ऑब्वियस है। भूदशाओं का प्रभाव क्या होगा, ऑब्वियसली अवसंरचना का प्रभाव होगा, तटीय क्षेत्रों में प्रभाव होंगे, लवणीय जल का प्रवेश। अब इस तरह की चीजें अगर होंगी तटीय क्षेत्र में, इस तरह से ऐसे तटीय क्षेत्र है, और यहाँ पे हमने ये किया, और यहाँ पे ये नीचे चला गया, और ये यहाँ पे सी लेवल था, तो ये सी लेवल यहाँ प्रवेश कर जाएगा ना, अगर ये तल नीचे चला गया तो सी लेवल फिर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा पानी में क्या होगा, यहाँ पे टाइडल वाटर, मतलब लवणीय जल भर जाएगा। तो वहां पे जो तालाब होंगे, जो कुएं होंगे, सब पे जो है लवणीय वाटर चला जाएगा ना। तो अगर फ्रेश वाटर कम हो जाएगा तो क्या होगा, आप खेती नहीं कर सकते, आप पीने के लिए पानी नहीं है आपके लिए, तो ये समस्या होगी, फसलों को नुकसान होगा, इस तरह से चीजें देखकर। आपदाएं क्या है, इमारतों या दरारों में दरारें आ जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, जल जो भूकंप में होती है, अधिक भूकंप में, और इससे अक्सर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, मानव जीवन प्रभावित होता है, दीर्घकालिक परिस्थिति की जोखिम भी है, नदी के प्रवाह को बदल देता है, जल वही सीधे अगर ये तल है और ये तल ही यहाँ से क्या हुआ, धस गई, और ये तल ऐसे आए, अगर इस पर नदी चल रही है तो नदी क्या होगी, कोर्स बदल जाएगा उसका, तो इससे क्या पूरा का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा ना। ऐसा पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे उदाहरण
हैं पहले से, तो इसलिए हम लोग बात करें। तो कुल मिलाकर वही है कि जो तल है उसमें बदलाव करेगा। तो भू आकृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ इसके पर्यावरणीय और मानवीय आर्थिक प्रभाव भी ज्यादा हैं, क्योंकि ये शहरों में हो रहा है तो और ज्यादा है, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी अधिक है। तो इतने डायमेंशन मैंने बताए, पर्यावरणीय हो गए, मानव आर्थिक हो गए, इस तरह से देख सकते हैं। भूदूषण को रोकने के उपाय क्या है? रोकने के उपाय इनोवेटिव है कि आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे मॉनिटरिंग कर सकते हो बड़े पैमाने पे। और किस चीज किसे मॉनिटरिंग कर सकते हो? कुल मुद्दा मैंने शुरुआत कहां से किया था, ये जो एक्विफर है, ये जो एक्विफर है जिसमें पानी जमा रहता है, और हम लोग यह क्या करते हैं, यहाँ पे बोरवेल करके और हम लोग पानी को ऊपर ले जाते हैं, यही है ना। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे जो सूख चुका जो जो बोरवेल है, जो एक्विफर है, सॉरी, जलवृत्त जिसको बोला जाता है, जो जल स्तर पृथ्वी के नीचे जिससे पानी को खींचा जा रहा है, उसको क्या करें, रिप्लेनिश कर देंगे। मतलब ऊपर ऐसा कुछ बनाओ। अब जैसे देखा होगा आपने, पार्कों को ऐसे छोड़ दिया जाता है चारों तरफ से, क्या, उसको बैंकिंग करके, जिससे क्या यहाँ पे पानी जाए और पानी बह के बाहर ना जाए, बल्कि ये नीचे चला जाए। ये देखा है हमने। उसके बाद आपने देखा होगा बड़े शहरों में आसपास जो पेड़ होते हैं कि उनके जड़ों को छोड़ दिया, सीमेंटेड नहीं की जाती है। ये शहरों की बात मैं कर रहा हूं, जहां पे सीमेंटीकरण एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है कि हम इतना जगह छोड़ें जिससे कि वर्षा का जल रिसके फिर से जाए। तो ऐसी एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद क्या यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ जो है ना, नवोन्मेषी, मतलब इससे आगे बढ़ के कि बाकायदा उस एक्यूफर को भरने का काम करें। हाँ, तो इससे जो है ना, चीजें जो है, ये जो सब्सिडेंस वाली स्थिति हो रही थी चट्टानों का व्यवस्था, तो वो चीज रुक सकती है। तो एक तो मैंने ये बता दिया कि ये सब चीजें जैसे कि कृत्रिम पुनर्भरण हो। उसका उन्नत निगरानी प्रौद्योगिकियां क्या है, ये सब जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये सब क्या है, मॉनिटरिंग के लिए है। यही है पर्सिस्टेंट स्कैटर इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये बेसिकली ये है। ये रडार सिस्टम जो है, PSINSR, SBSNCR, सीक्वेंस SAR, बेसिकली क्या है, ये ऐसे तट था, ऐसे तट था, ऐसे 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 तट था। और ये क्या करेगा, मान लिया जाए यहाँ पे धसा हो गई, ये धसा हो रहा है, ये धसा हो रहा है, ये धसा हो रहा है, ऐसे। तो ये देखो यहाँ पे, तो सबका अलग अलग यूज वही है, बेसिकली ऊपर से ये निगरानी की व्यवस्था है। ये कहीं पे क्या है, कृषि या वनस्पति वाले क्षेत्रों के लिए, जहां पे तो अगर धसाव हो रहा है तो उसे हमारे पास निगरानी तो होनी चाहिए, चिन्हीकरण तो होना चाहिए, तो उसी के लिए यूज करते हैं। जैसे ये PSINCR कहाँ यूज करते हैं, पर्याप्त स्थिर संरचनाओं वाले शहर के लिए, जहां पे। उसके बाद ये कहाँ यूज करते हैं, कृषि या वनस्पति वाले क्षेत्रों में। ये कहाँ यूज करते हैं, पहाड़ी इलाकों के लिए। जहां भी सब्सिडेंस हो रहा है, जहां भी धसाव की क्रिया हो रही है, उसे जो है ना, हमारे पास उसका मॉडलिंग हो, हमारे पास पूरा का पूरा उसे प्रमाणित हो, जिससे कि हम लोग पता कर पाए। ठीक है, तो यही था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के सभी न्यूज आर्टिकल को कवर किया, यहाँ पे कंप्लीट किया। तो चलिए हम लोग अब शॉर्ट न्यूज को कवर करते हैं। पहली जो शॉर्ट न्यूज है, इंडियन पॉलिटी से भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की घोषणा हो गई है, और नवंबर के अंतिम सप्ताह में वो उनकी राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 124, यहाँ जो महत्वपूर्ण है आप इसे नोट कर सकते हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें CJI के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान में कौन है, BR गवई है, उनका स्थान लेंगे, ये ध्यान रखें। बस वही है कि ये चीजें क्या है, प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय सेवानिवृत्त हो रहे CJI से ही क्या मांगता है, सिफारिश मांगता है कि आप किसे, और CJI सामान्यतः क्या है, जो सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसे जो है ना, उनका नाम नॉमिनेट करता है। हालांकि पहले ये कुछ व्यवस्था जो है, ये जो व्यवस्था मैंने परिपाटी बताई, इस परिपाटी को 3 बार जो है ना, इसे बदला भी गया है, मतलब कि सीनियरिटी के आधार पे सेलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, क्लियर, बस इतना ही है। और उसके बाद केंद्रीय कानून न्याय मंत्री से प्रधानमंत्री को भेजता है, और उसके उपरांत जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। तो वही राष्ट्रपति के द्वारा जो है, इसलिए उसको चुनाव किया जाता है, नियुक्ति की जाती। चाबहार फोर्ट, ईरान का चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बगल में क्या है, ग्वादर पोर्ट है, और ग्वादर पोर्ट किसे पाकिस्तान ने दे रखा है, चीन को। ठीक है, तो ये ईरान का क्या, चाबहार पोर्ट,
ध्यान रखें, जस्ट उसके बगल में। और ये भारत में यहाँ पे कांडला पोर्ट है और यहाँ पे मुंबई, इस सबसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इसको क्या, एक इधर अफगानिस्तान होते हुए और इधर ईरान और इधर सीधे वेस्ट एशिया से होते हुए इसे यूरोप तक पहुंचाने की बात की जा रही है, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये आईएनएसटीसी जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है दृष्टिकोण से, मतलब भारत का यूरोप तक पहुंच और क्या भारत का अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर पाकिस्तान को सरपास करके हमें अफगानिस्तान में जाना है और इधर जाना है, जैसे हमने सुना ही अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हमारे यहाँ थे, तो हमने देखा कि हमने एक रोड यहाँ भी बनाया, जारंज दिलाराम रोड, जो अफगानिस्तान से व्यापार करने में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस रास्ते हम यहाँ भी जा सकते हैं, चाबहार पोर्ट से, और चाबहार पोर्ट से यहाँ, और उसके थ्रू अफगानिस्तान। मतलब इसमें हमें पाकिस्तान को सरपास कर सकते हैं, पाकिस्तान की मुख्य भूमि को, और अफगानिस्तान होते हुए कहाँ जा सकते हैं, सीधे मध्य एशिया में, जो कि हमारे जो विस्तारित पड़ोस के रूप में जाना जाता है, एक्सटेंडेड नेबरहुड के रूप में। तो बस कुल मिलाकर यही चाबहार पोर्ट का इंपॉर्टेंस है भौगोलिक रणनीतिक दृष्टिकोण से। यही हुआ है अभी चर्चा में, इसलिए है कि ईरान का चाबहार पोर्ट जो 6 महीने से अमेरिका के प्रतिबंधों से छूट मिला, जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो कुल मिलाकर बात यही हुई है। और आईएनएसटीसी जो मैंने बताया कि हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर और फिर उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। तो यही कुल मिलाकर ये है, और भारत का अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों तक पहुंच प्रदान करता है। तो इसलिए रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और पूरे इस क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी आप देखोगे तो इसके कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण से ये परियोजना काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एनएसटीसी और चाबहार पोर्ट का फंक्शनल होना, ठीक है। द्वितीयक प्रतिबंध क्या है? द्वितीयक प्रतिबंध दोहरा प्रतिबंध, एक तरह से सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, सेकेंडरी सैंक्शन बोला जाता है। मतलब आप जिससे व्यापार कर रहे हो, तो एक तो आप पे प्रतिबंध लगा ही दिया, दूसरा क्या, आप उस देश पे जिससे व्यापार कर रहे हो आप सब पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब यूएसए का एग्जांपल ले लो, यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पे आप पे कुछ चीजें तो लगाई ही, रोकी ही गई टैरिफ के द्वारा, उसमें उस पे भी लगाया गया, ईरान के साथ, रूस पे। तो ये चीजें क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि जो एक्टिविटी जिसकी बात की जा रही है, रोकने की, प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, उससे बाई प्रेशर जो है ना रोक दिया जाएगा, यही है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या द्वितीयक प्रतिबंधों को खतरा भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूस से तेल आयात पर प्रभाव डाल सकता है? वही, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पहले ईरान पे लगाया गया, तो फिर से हमने तेल लेना वहां से बंद कर दिया, सैंक्शन लगाया। तो उसी तरह से रूस, और अभी हाल फिलहाल में देखा है रूस की 2 कंपनियों को भी ये किया गया है। तो ये चीजें वही हैं कि मतलब प्राथमिक प्रतिबंध को कई गुना बढ़ा सकता है, बढ़ाने का, और इनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। ऑब्वियसली अगर लेन देन, ये डिफरेंट ट्रांजेक्शन अगर रुक जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी पे होगा, और उनकी इकोनॉमी पे होगा तो कुल मिलाकर क्या विश्व की इकोनॉमी में होगा। तो ये सारी चीजें प्रभाव। अब क्या है, भारत को अगर तेल महंगा मिलेगा, यहाँ से ऑब्वियसली सस्ता मिल रहा है रूस में, तो चीजें यहाँ सस्ती होंगी ना, चीजें सस्ती होंगी, मतलब क्या, हमारे लिए जो सामान यहाँ बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मेन जो फ्यूल है वो सस्ता आ रहा है, हम रूस से आयात कर रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर महंगा हो जाए, अगर महंगा हो जाएगा तो हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट गुड्स हैं, इसी तरह से आप डिफरेंट कंट्रीज में देख लो, तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो सस्ती तो नहीं होगी। तो ये चीजें जो है बहुत आगे तक जाएंगी ये चीजें। चलिए, यही सब। आदर्श युवा ग्राम सभा, तो देख के लग सकता है युवा ग्राम सभा, मतलब तो एक तो नॉर्मल ग्राम सभा है जिसमें गांव के सभी जो युवक, मतलब जो एक एज से ऊपर के, जो पंचायती राज संस्था का एक सबसे इंपॉर्टेंट संस्था, मतलब सभी ग्रामीण जो एक एज के ऊपर है, जो वोट डालने लायक है, वो उसमें शामिल होते हैं। ये युवा ग्राम सभा, क्योंकि स्कूल के लेवल पे उसी को रिप्लिकेट करना, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए कि ग्राम सभा क्या करती है। तो स्कूल के लेवल पे ये करो कि ग्राम सभा का जो है ना, ग्राम सभा का एक तरह से ये मॉडल बना के उन्हें सिखाओ, उन्हें, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए, कि जिससे वो जब सही में युवा हो, उस एज ग्रुप में जाएं, तो वो क्या पहले से उन्हें प्रजातांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य, गवर्नेंस का वो तरीका उन्हें पता हो,
तो उससे क्या होगा, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा और वो जो जनता है, वो जो बच्चे हैं, वो क्या होंगे, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उभरेंगे, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी। तो इससे क्या होगा, इससे पंचायती राज संस्था जमीन पे जो है मजबूत हो गया और यही तो हमारा लक्ष्य है कि प्रजातंत्र को नीचे तक पहुंचाना। ठीक है, तो यही है कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया और जनजातीय मंत्रालय के द्वारा कहाँ किया गया है आदर्श ग्राम, कि जनजातीय क्षेत्रों में, जहां पे जो नक्सल प्रभावित है, जो विकास की धारा वहां नहीं पहुंच पाई है, वहां शिक्षा का प्रसार नहीं है। तो पंचायती राज संस्था अपने आप में क्या है, बहुत सारे विकास और बहुत सारे चीजों के लिए क्या ड्राइविंग फोर्सेस का काम करती है, क्योंकि सरकार उसके द्वारा जमीनी स्तर पे सारी चीजों को पहुंचाती है, इन विचारों को पहुंचाती है, इन संकल्पनाओं को पहुंचाती है कि सबको स्कूल जाना चाहिए, सबको राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। तो सारी चीज़ों को अगर ग्राउंड लेवल पे अगर ये डालना है तो वो चीज़ें स्कूल से हो सकती है। तो वही इसमें बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ दिया गया है और ये छात्रों को सिमुलेटेड ग्राम सभाओं में शामिल किया जाएगा, मतलब एक मॉडल बना लिया जाएगा इसको स्कूल में। और स्कूल में के जितने भी सिस्टम है, जैसे क्या जवाहर नवोदय विद्यालय, जैसे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ये डेडिकेटेड रूप से किसके लिए है, जनजातीय छात्रों के लिए है। राज्य सरकार के स्कूल सब में ये लागू किया जाए, तो जिससे उन्हें पता हो, है ना, कि ये क्या है ये। और ये एनईपी 1986 के तहत ग्रामीण बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। ये इसकी बात की जा रही है, जवाहर नवोदय विद्यालय की बात की जा रही है। और इसी तरह से ये जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान के लिए उन क्षेत्रों में स्थापित किया जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% से अधिक हो और अनुसूचित जनजाति के कम से कम 20,000 लोग रहते हो। सब जगह एकलव्य मॉडल तो काफी इंपॉर्टेंट है जनजातीय विकास के दृष्टिकोण से, ध्यान रखेंगे, खास करके युवा विकास के दृष्टिकोण से। उसी तरह से आप चलिए आ जाएंगे डीजी बंदर, जैसे डिजी लॉकर सुना है हमने, डीजी मतलब डिजिटल करना, सिंपल। तो डिजिटल करना, बंदर मतलब बंदरगाह, बंदर ने मोंकी मत भी समझ लेना, बंदरगाह की बात है ये, तो पत्तन की बात है यहाँ पे। तो वही कि पूरा का पूरा डिजिटलाइजेशन करना, पूरा का पूरा बंदरगाह पे पूरे की पूरी व्यवस्था को, सिस्टम को। और कब हुआ ये, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान डीजी बंदर को भारतीय बंदरगाहों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे के रूप में लॉन्च कर दिया गया है। और उद्देश्य बंदरगाहों को डेटा संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम बनाना, मतलब एआई का यूज बढ़ाना और आपस में जोड़ना, जिससे कि डेटा के आधार पर चीजें सर्कुलेट की जा सके और क्या, जो लॉजिस्टिक है, जो डिजिटल ट्विन्स है, इन सबको ये बढ़ाया जा सके, ऑटोमेशन को लागू किया जा सके बंदरगाह के संचालन के दृष्टिकोण से। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमने सामान्यतः देखा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की सामान्यतः हमारे यहाँ जो दर है, जो मूल्य है, वो कैसे निर्धारित होता है, डिफरेंट टाइप के सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो इसका डायरेक्ट उपभोक्ताओं पर प्रभाव होता है, इसीलिए इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, किन किन वस्तुओं का, जैसे खाद्य और पेय पदार्थ, विविध में जिसमें क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत देखभाल, ये सब, ईंधन और बिजली, वस्त्र, जूते, चप्पल, पान, तंबाकू, नशे वाले पदार्थ जो हम कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्ट, तो कंज्यूमर ही करते हो सारे, जो है हमारी कमाई पे, जो अगर उनके दाम में ऊपर नीचे होगा, उसके मूल्य में ऊपर नीचे होगी चीजें, तो वो सारे हमारे आय में और हमारी बचत को प्रभावित करेगा। तो इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन इसमें हुआ ये है कि ये बात ये की जा रही है कि मॉस्पाई के द्वारा जो सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, कि ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके आधार में संशोधन कार्य किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आवास सूचकांक के संकलन पद्धति में बदलाव किया जाएगा। जो आवास है, अब बताओ, जब इतनी सारी चीजें हैं, खाद्यान्न और पेय पदार्थ है, विविध में शिक्षा, स्वास्थ्य है, घर क्या नहीं है, घर का मूल्य और जमीन का मूल्य, मतलब घर से संबंधित, आवास से संबंधित मूल्य जो है पिछले वर्षों में कितना अधिक तेजी से बढ़ा है, चाहे वो रेंट के रूप में हो, चाहे वो जमीन की कीमत के रूप में हो। तो वो आपके आय को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है और खास करके शहरों में, और यहाँ तक कि अब छोटे गांव, बड़े गांव में भी, और जिनका जो है ना नगरीकरण तेजी से हो रहा है। तो इन चीजों को जोड़ना आवश्यक है। तो यही इसमें बस है कि आवास का प्रमुख घटक सीपीआई के एक भाग के रूप में आवास का एक प्रमुख घटक है, पहला ये मान लेंगे। वर्तमान श्रृंखला में शहरी क्षेत्रों में आवास पर होने वाले खर्च का कुल उपभोक्ता खर्च का कितना है, 21.67%। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। लेकिन ये गांव में कितना है, 10.07%, क्योंकि वहां पर परंपरागत रूप से लोग अपने जगहों पे घर बना कर रह रहे हैं, तो इसलिए ना उनका रेंट देना पड़ रहा है, ना उसके लिए कोई ईएमआई जारी है, इस तरह से समझ लें आपको। तो ये चीजें यहाँ पे हैं, लेकिन इसीलिए ये बदलाव किया जाना आवश्यक है कि समय के साथ आवास को भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल किया जाना चाहिए। चलिए, पर्यावरण से संबंधित क्या है, कुनमिंग जैव विविधता कोष। हमने कुनमिंग
बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क देखा, ये 2022 में हुआ। जो सीबीडी है, जैव विविधता सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसका COP 15 जो हुआ था कुनमिंग चीन के और मॉन्ट्रियल में, उसको कंक्लूड किया गया, दोनों जगह हुआ था। और उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो हमने पहले ही पढ़ा है कि 2030 तक क्या करना है इसमें, 2030 तक 30% जो ऐसे महाद्वीपीय स्थल हो और चाहे जो है जलीय स्थल हो, जो इकोसिस्टम है, जो खराब हो गए हैं, जो नष्ट हो गए, उनको रीस्टोर करना है, उनका क्या रीस्टोर करना है। तो इसलिए इसका नाम भी क्या है? 30x30, ये भी है 30x30 टारगेट। ठीक है, 2030 तक 30% को रिस्टोर करना है, चाहे जलीय इकोसिस्टम हो, चाहे महाद्वीपीय इकोसिस्टम हो, चाहे तटीय इकोसिस्टम हो, चाहे महासागरीय इकोसिस्टम हो। इस तरह से बात की गई। तो इसी की बात की जा रही है कि 7 देशों को कुनमिंग जैव विविधता कोष के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो उसमें क्या एक कोष भी निर्मित किया गया, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उसी के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि है क्या, कि मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड है ये जो कोष है, जिसमें विकासशील देशों में कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इसी को लागू करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, जो 13x30 वाला जो है, रिस्टोर करने के लिए, कि जो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए, खतरे में चली गई है, जो खत्म हो रही है, इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत है। तो इसीलिए उस बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या है, फंड चाहिए, तो यही फंड काम करेगा। ठीक है, और केजीएम एक गैर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है, ध्यान रखेंगे, 2022 में हुआ था, इसके बारे में हमने बात कर ही दिया। और केबीएफ का सामना चीन और संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम, चीन इसका ये क्या था, इसलिए 2 जगह है, कुनमिंग और मॉन्ट्रियल। तो कुनमिंग में ये इसकी संकल्पना दी गई और वहां पे कंक्लूड किया गया मॉन्ट्रियल में, तो इसलिए बात वही किया गया था। ये बात बेसिकली की गई थी मॉन्ट्रियल में। दोनों जगह ये जो 22वां जो कॉप है, ये 2022 में जो COP 15 है, ये दोनों जगह हुआ था। इसके लिए इसका नाम भी आता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, 2 स्थान का नाम इसलिए जुड़ा हुआ है इसमें, तो ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, पारिस्थितिकी सूखा काफी इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी सूखा का मतलब ही यही होता है कि पारिस्थितिकी रूप से जो है, पारिस्थितिकी को सरवाइव करने के लिए जो है जल की मात्रा की कमी हो जाना, है ना। पारिस्थितिकी लंबे समय तक नमी की कमी बने रहने से पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, जैव विविधता, कार्बन संतुलन बिगड़ जाता है। और कारण क्या है? प्राकृतिक कारणों से, जैसे लंबे समय तक वर्षा की कमी, तापमान में वृद्धि, महासागरों को गर्म होना, वायुमंडल में बढ़ती शुष्कता आदि इतना कम हो जाएगा कि आप पारिस्थितिकी तंत्र भी जो है बैलेंस नहीं बना पाएगी और वो स्थिर नहीं रह पाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए इतनी नमी का, और ये लंबा जो है ड्रॉट चले, लंबा सूखे की समस्या हो, यहां तक कि वातावरण में भी नमी की समस्या हो जाए, तो ये पारिस्थितिकी सूखा बोलते हैं। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के सूखे के बारे में टर्मिनोलॉजी सुना होगा आपने, मौसम संबंधी सूखा, कृषि संबंधी सूखा, जल संबंधी सूखा, सामाजिक आर्थिक संबंधी सूखा। कृषि संबंधी सूखा मतलब क्या है? अगर मृदा में नमी की मात्रा एक लेवल से नीचे चली गई तो क्या हम कोई फसल लगा सकते हैं, क्या फसल कोई उग सकता है? तो इस तरह से ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। हुआ क्या, चर्चा क्यों हुआ कि IIT खड़गपुर के एक अध्ययन में बताया गया है कि पश्चिमी घाट हिमालय उत्तर पूर्व के पारिस्थितिकी तंत्र में संवेदनशील वन क्षेत्र है, साथ ही मध्य भारत की खेती वाली भूमि अब तेजी से पारिस्थितिकी सूखे का सामना कर रहे हैं। ये देखा हमने, किसका प्रसार हुआ? ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और वर्षा की कमी। एक तरफ टेम्परेचर बढ़ गया और वर्षा जितनी होती थी उतनी कम हो गई थी, जिस कारण से क्या, बाष्पीकरण तो बढ़ा ही बढ़ा और सोर्स भी कम हो गया दोनों तरह से, और क्या, भूजल भी कम हो गया। तो क्या, तो ये हम लोग किधर बढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चरल ड्रॉट की तरफ, सॉरी, इकोलॉजिकल ड्रॉट की तरफ, पारिस्थितिकीय सूखा की तरफ। चलिए, अंत में हम देखेंगे एक व्यक्तित्व के बारे में। ये व्यक्तित्व पसुम्पोन मुथुरामलिंगम तेवर, रामलिंगम तेवर, नाम कठिन है लेकिन जो है आसान होगा, 2-4 बार पढ़ लेंगे। ये भारत के उपराष्ट्रपति तेवर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति थे। अब इनके बारे में क्या, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली पसुम्पोन गांव है इनका नाम, संपन्न जमींदार परिवार में। और ये जो है कुल मिलाकर ये था कि आप देखते हैं सुभाष चंद्र बोस की मित्र थी राजनीतिक रूप से, स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका रही है। तो यही है यहाँ पे,
राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कांग्रेस के लिए काम कर रही थी। तमिलनाडु में मंदिर प्रवेश आंदोलन, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रद्द करवाने से आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और क्या एमएलए रही, और उसके बाद 57-63 तक सांसद रही, और उसके बाद अनक्राउंड मोनार्क, नेताजी ऑफ द साउथ, द लायन ऑफ द साउथ, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेताजी ऑफ द साउथ, द लायन ऑफ द साउथ, तो इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, तो नेतृत्व, देशभक्ति, साहस, करुणा आदि वगैरह के मूल्य नीति शास्त्र में हम लोग ले सकते हैं। पर्सनालिटी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए, अभी तक हमने जो सीखा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ के दिए हुए क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द्वितीयक प्रतिबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकदम आसान है, एकदम, अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया है। सही कथन चुनने हैं हमें, 1, 2, 3, 4। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, सहभागी स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा पहल निम्नलिखित में से किसके साथ संरेखित है? देखा हमने कि यही स्थानीय शासन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है, सहभागी स्थानीय, जिसमें सहभागिता बढ़े, यही। इससे हम लोग परिभाषा समझ लेंगे। किसके साथ शुरू की गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास। बड़ा आसान है। अगर जिसने एक बार पढ़ा है, और यूपीएससी खास करके इसी प्रकार से प्रश्न पूछती है, क्योंकि जिससे टफ लगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, 3 स्टेटमेंट है, स्टैटिक पोर्शन है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, वैश्विक भू राजनीति में प्रयोग किए जाने वाले शब्द G2, ये करंट से संबंधित हो सकता है। इसी तरह से IR पूछे जाते हैं। G2 का तात्पर्य, हमने G2 अभी देखा ही है, जो करंट के इवेंट को कवर किया जाता है। और आजकल ये ट्रेंड ही है, IR से संबंधित जो घटना है उसके संदर्भ, उस पर आधारित जो है ना प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। 2-3 प्रश्न हर साल देख रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क और संबंधित पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। A और R, कथन और कारण, तो कौन सा सही है? ठीक है, ये चीजें आपने अगर समझा है तो बड़ी आसानी से कोर्स के बारे में, और बात वो बायोडायवर्सिटी GBF बोला जाता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के विनियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन A, कथन R। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम लोग आज के न्यूज टुडे को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आप लोग इसको देखते रहें। चलिए, धन्यवाद।